हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है तूफान अल अक्सा जॉल्ट्स वेस्ट एशियन जियो स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 2 IR के पार्ट से। टॉपिक है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड अभी रिसेंट में जो हमस ने अटैक किया है इसराइल पर, और इसराइल को काफ़ी डैमेज हो रहा है। वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस मिलिट्री अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन ये सभी को पता है कि अपर हैंड पे यहाँ पे कौन सी कंट्री है, क्योंकि हमस के पास बजट कंस्ट्रेंट है, उनके पास मिसाइल की कंस्ट्रेंट है, लेकिन वहीं इसराइल काफ़ी एडवांस है, तो ऑफ कोर्स अपर हैंड इसराइल के साइड है। इस तरीके के अटैक होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके रिपरकशन क्या होंगे ओवरऑल वर्ल्ड पर, UAE सऊदी का जो रिलेशन है इसराइल के साथ उसका क्या होगा, इंडिया के रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। अजीब सी सिमिलैरिटी है हमस ऑपरेशन तूफान अलक्सा फ्लड और लॉन्च हुआ था जब 19 डे यौम किपुर वॉर 15 ईयर्स अगो। देख लेते हैं क्या सिमिलैरिटी है। लेटर जो लास्ट वाला जो हुआ है वॉर, वो इनकॉन्क्लूसिव था, और इसके बाद क्या हुआ, रीजनल टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ। इसराइल ने एक्सेप्ट किया लैंड फॉर पीस फॉर्मूला कैंप डेविड अकॉर्ड 6 ईयर के बाद। कैंप डेविड अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये है क्या। अब मैं इसे शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। इस तरीके का एक जर्की रोल रहा रीजनल जियो स्ट्रैटेजी कैलिडोस्कोप, जिसे टॉय होता है एक तरीके से जो बच्चे खेलते हैं, टेलीस्कोप के काइंड ऑफ का। तो क्या इसका सिमिलर आउटकम होगा जैसे पहले हुआ था, सिमिलैरिटीज रही थी, तो क्या आउटकम आज के वक्त पे जो अभी जो हमस इसराइल पर अटैक किया है तो आउटकम सेम होगा? ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। ग्राउंड सिचुएशन देखें तो वो इवॉल्विंग है। कुछ अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखें तो अभी ग्राउंड सिचुएशन जो है वो इवॉल्विंग है और ब्रॉड है। इनहेरेंटली जो भी ये लेकर आए और आज जो हो रहा है डिफरेंसेस हैं उसमें। अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो जो झगड़ा हो रही है, वॉर हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं टेरिटरी पर, इसराइल के ऊपर किसी भी तरीके का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस अटैक से इसराइल खत्म हो जाएगा, और इस अटैक का, इस वॉर का आउटकम भी पता है क्या होगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। इसराइल एक्सपेक्टेड है कि प्रिवेल करेगा और पुश बैक करेगा हमस को, क्योंकि हमस के पास रिसोर्सेज कम हैं अपने इस कैंपेन को सस्टेन करने के लिए। एक मैसिव ग्राउंड इनकर्शन इनटू गाजा फॉलो अप करेगा एग्जैक्ट रिवेंज। फिर बात होगी रेस्टोर मोरल की, रीइम्पोज स्ट्रैटेजिक एसिमेट्री, क्योंकि लड़ाई झगड़े के बाद जो सिमेट्री होती है वो खराब हो जाती है, और फिर कंट्रीज चाहेंगी, कोशिश करेंगे रेस्क्यू करने की जो उनके पास कैप्चर्ड सोल्जर्स होंगे, सिविलियंस होंगे। तो इस तरीके का मतलब अजीब सा एक एक्सपीरियंस होगा। और अगर इसराइल के पार्ट पे देखें तो वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर रहा। इसराइल की जो हाईटेक मिसाइल डिफेंस है, और उस पर इसराइल बहुत वो करता है, रिलाई करता है, और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अब इस अटैक के बाद वो कंपेल करते हैं इसराइल को कि वो रिवाइज करे अपनी स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्राइन। शॉक एंड एव, ये क्या एक तरीके का ये शॉक और एव क्यों है? क्योंकि इसराइल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा विजिलेंट लगाने के बाद भी उसके ऊपर इस तरीके से हमस अटैक कर देगा। हमस का कंटिन्यूअस अटैक है ही, तो ये जो वॉर इमेज पोर्ट्रे हुई है, तो एक तरीके का नया एक्सपीरियंस रहा, और सोशल मीडिया में तो ये पूरा छा गया है। अगर हम एंड गेम को सोचें तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो सकता है कि वो रिवाइव हो जाए, क्योंकि मिलिट्री ऑप्शन के बेसिस पे हम ये चीज कह सकते हैं, और फर्दर बूस्ट कर दे स्टैंडिंग ऑफ नॉन स्टेट अरब मिलिशियाज जैसे कि हमस, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह, अल हौदीज, इस्लामिक स्टेट, और बहुत सारे अवतार हैं, अल कायदा, अल शबाब। ये भी हो सकता है कि आगे जाकर ये लोग भी ज्वाइन कर ले, मिल जाए, तो मे भी फिर सिनेरियो अलग हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट लंबे टाइम तक चल सकती है, लेकिन जोग्राफिकली ये कन्फाइन रहेगी, क्योंकि हमस और इस्लामिक जिहाद और दोनों गाजा बेस्ड सुन्नी आउटफिट के पास कुछ ही ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। डोमेस्टिक एरेना अगर देखें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की, तो वर्टिकली वो स्प्लिट करते हैं बिटवीन वेस्ट बैंक,
रन बाय अल फतह मॉडस विवेंडी। और क्योंकि मतलब इसमें कंसेंसस पे ये लोग वर्क करते हैं और इजरायली कोऑपरेशन अथॉरिटी के साथ। वहीं गाजा को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमास, जो रिफ्यूज करते हैं रिकॉग्नाइज करने से इजराइल को। फतह गेरोंटोक्रेसी मतलब इसका है कि ओल्ड पीपल जहाँ पे रूल करते हैं उसे गेरोंटोक्रेसी कहते हैं। फतह की अगर गेरोंटोक्रेसी देखें तो वो फेल है स्टॉप करने में इजराइल को, क्योंकि वो लैंड ग्रैब करके रखा हुआ है वेस्ट बैंक की, और इस तरीके से वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज कर रहे हैं मासेस में, पर्टिकुलरली यंग पैलेस्टीनियन में। हमास और इस्लामिक जिहाद इस बात का एडवांटेज लेना चाहते हैं और इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपनी सेल वेस्ट बैंक पर। और इसके बाद क्या होगा, आयरन फिस्टेड इजराइल अपना रिस्पांस इन सारी चीजों पे देगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तारीफ भी करती है उनके रेजिस्टेंस की और एक्सप्रेस करते हैं उनके इंडिग्नेशन एट इजराइल वॉर क्राइम, जिस तरीके से उन्होंने अभी इजराइल पे अटैक किया है। लेकिन ये इनकी अपनी अंदर की विश हो सकती है टू पॉलिटिकल राइवल्स के बीच में। रीजनली अगर देखें जिस तरीके की पिक्चर सामने आई है, लार्जली नॉन सपोर्टिव ऑफ हमास आई है। ओनली अरब नेबर है गाजा का इजिप्ट, जिनकी प्रो वेस्ट मिलिट्री रेजिम के पास लिटिल लव लॉस्ट वाली बात है गाजन रूलर्स के लिए। और वो फ्रेंड्स हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के, जैसे कि इजिप्शियन जनरल जो ओवरथ्रू कर दिए गए थे 2013 में। कायरो कोशिश कर रहा है डी एस्केलेट करने की करंट सिचुएशन। सारे ही गल्फ मोनार्कीज कतर को छोड़कर स्ट्रांगली डिसअप्रूव किए हमास को, और उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल इस्लामिक आउटफिट है। ऑल्दो कतर रेगुलरली प्रोवाइड कर रहा है एक जनरस डॉलर्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू गाजन्स, तो इससे ये समझ में आता है कि कतर जो है वो हमास का सपोर्ट कर रहा है एंड रेस्ट ऑफ द गल्फ वो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का। कतर क्या कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है गाजन को। वो ये नहीं चाहता कि वो वॉशिंगटन को नाराज कर दे। टर्की एक बड़ा रीजनल सुन्नी पावर है और वो ट्रेडिशनली सपोर्ट कर रहा है हमास को। लेकिन अंकारा की अगर इकोनॉमी की बात करें तो उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड आउटरीच ही है। अगर ओवरऑल देखें तो ये कोशिश है रिकनेक्ट करने की इजराइल और गल्फ मोनार्कीज की। हमास और इस्लामिक जिहाद अपने जो रिश्ते थे, अपने जो लिंक थे, पहले ही खराब कर दिए दमस्कस के साथ, और इस बात को भी हुए 10 साल हो गए हैं। और उसमें सपोर्ट रहा था एंटी असद अरब स्प्रिंग मूवमेंट का। अगर दमस्कस की बात करें और हमास की, तो वहां पर एक रिकंसिलिएशन हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन फिर वही कर्मा स्टिल रैंकल्स। शिया ईरान लंबे टाइम तक मेंटोर रहे टू सुन्नी आउटफिट के। एक क्रिएट करें क्लैंडस्टाइन वेपन एम्यूनिशन सप्लाई लाइन थ्रू सूडान एंड इजिप्ट टू गाजा। ईरान ने कोशिश किया रेप्लिकेट करने की इस सक्सेस को और क्रिएट किया हिजबुल्लाह टाइप प्रो स्टेट गाजा में, और थ्रेटन किया इजराइल को टू फ्रंट पर। और दूसरी तरफ प्रो ईरान रीजनल आउटफिट लाइक अल हौदीज सपोर्ट किए गाजन्स को। अभी ओवरऑल जितना समझा उसके हिसाब से देखें तो बैलेंस पे कंक्लूड हम यही कर सकते हैं कि लॉन्ग वॉर हो हमास और इजराइल के बीच में तो ऐसी कम ही चांसेस है, अनटिल अनलेस हमास अपने टर्म्स एंड कंडीशंस और रखे और मानने के लिए इजराइल से कहे, तो उस सिनारियो में हो सकता है लंबा वॉर। लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड के हिसाब से ऐसा नहीं लगता है। इजराइल में क्राइसिस चल ही रहा था एट प्रेजेंट, और इजराइल का जो करंट 10 मंथ ओल्ड अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जहाँ पर डबल और क्विट्स ऑप्शन थे। इसके पहले तूफान अलक्सा के पहले जेरूसलम हार्डलाइन दिया था और उसने भी स्टार्ट किया था वायलेंस, और उसमें मोर देन 200 पैलेस्टीनियन एंड 30 इजरायलीज की डेथ हुई थी इसी साल। इजराइल की अभी जो करंट ट्रेडिशनल पॉलिसी है और करंट एड्रेनालाइन हाई एम्बियंस, तो इसमें हाई चांसेस है कि वो और हार्डर हो जाए। क्राइसिस से ये भी पॉसिबल है कि इजराइल की नेशनल यूनिटी पर थ्रेट आ जाए। इन सारे वॉर का एक लंबे टाइम का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा रीजनल जियोपॉलिटिक्स पे, एक डिले हो जाएगा रिकंसिलिएशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, क्योंकि तेल अवीव जो कैपिटल है इजराइल का वो नहीं चाहेगा ग्रांट करना कंसेशन पैलेस्टीनियन, जो कि रियाद की डिमांड है। और भी जो अब्राहम रिकॉर्ड सिग्नेटरीज थे उनकी जो होप थी रिलेटेड टू इकोनॉमिक गेन, वो भी एक तरफ साइड हो जाएगी। रीजनल पॉलिटिक्स फिर स्टैंड स्टिल हो जाएगी, ऐसे चांसेस हैं। ईरान को तो खुशी हुई है जिस तरीके से अटैक हुआ, क्योंकि वो देख रहा है कि उसका जो दुश्मन है वो अभी
बैकफुट पर है। इंडिया डायरेक्टली अफेक्ट नहीं है तूफान अलक्सा से, और ना ही इंडिया को अच्छा या बुरा लग रहा है। इंडिया अपने आप को साइडलाइन ही करके रखा है, लेकिन इन सारे वॉर से एक रीजनल टर्बुलेंस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से अटैक्स और मिलिट्री वॉर्स हो रहे हैं तो कोलेट्रल डैमेज है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस राइज और अटैक की वजह से जो डायस्पोरा इंडिया की है उन पर असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट होगा। जैसे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात चली थी, और इसके साथ I2U2 कंस्ट्रक्ट करने वाले थे, तो इन दोनों रिलेशन पे भी फर्क पड़ सकता है। और ये अटैक जो है इजराइल और हमस का फिर हाईलाइट करता है इंडिया एक सेफ और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, और इंडिया लार्जली इंसुलेटेड है इस तरीके के टर्मोइल से। तो इंडिया एक सेफ प्लेस है जहां पर कोई भी कंट्री आकर, MNCs आकर, कंट्री आकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन यही है। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।